स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हफ्ते की चर्चा हो रही मार्केट की, क्या क्या हुआ। तो हमने अब तक डिस्कस किया कि अमेरिका में क्या हो रहा है और आरबीआई ने जो एक रिस्क वेट बढ़ाया है उस पर क्या असर होगा, इस पर हमने बातचीत की। तीसरा हमारा बड़ा इशू है आईटी में, मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन आईटी से पहले मुझे एक छोटा सा कमेंट सुनील जी और एक छोटा सा कमेंट पंकज जी से, बहुत छोटे छोटे कमेंट दीजिएगा सर। ये मिड कैप वाली जो है ना, एक बार फिर से आ गए रहो में, बड़े वाले कुछ कर नहीं पाए सर। बहुत मुहिम चलाई कि ये क्यों चल रहे हैं छोटे वाले, ये वो सब किनारे। 4% चला इस हफ्ते। आप लोग लग रहा है फिर दबा के खरीदारी कर रहे हैं सर। मगर मैं कहूंगा कि ये एक वैल्यूएशन ड्रिवन, लिक्विडिटी ड्रिवन बाउंस बैक है। ये फंडामेंटल इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, उनका बिजनेस ग्रोथ पे एक बहुत बड़ा बदलाव या ये आ गया, ये इसके कारण नहीं है। ये मेरी मानना है कि वही बात है, क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में करीबन एसआईपी बुक का ही देखिए आप 30% मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में है और एक 30% मल्टी कैप फंड्स में है। यानी 60% ऑफ द फ्लोज पोटेंशियली आपको मिड एंड स्मॉल कैप, तो उसमें 10% लार्ज कैप पे जाएगा। समझिए कि आधा जो एसआईपी का फ्लो, विच मींस अराउंड 8,000 करोड़ अ मंथ, डेडिकेटेड मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर में आ रहे हैं। और वहां पे क्या होता है कि फंड मैनेजर्स ऑलवेज एक बेंचमार्क के ऊपर ध्यान देते हैं, और जितना बेंचमार्क का वेटेज होता है उससे वो ज्यादा। तो वैल्यूएशन के तौर पर, क्योंकि आईटी में इतना दबाव आया है, आज क्वालिटी ऑफ द कंपनीज अच्छी है मगर वैल्यूएशन गिर गई है, लिक्विडिटी हाथ में है, तो खरीदारी हो रही है। तो यही है, मैं कहूंगा कि ये एक पार्ट ऑफ दैट प्ले है। मेरे को ऐसा कोई बहुत बड़ा इस अर्निंग सीजन के जरिए बहुत एक जबरदस्त ग्रोथ की अपटिक ईपीएस ग्रोथ में नहीं दिखी, साफ नहीं दिख रही। राइट। पंकज जी, आप लोग बहुत खरीद रहे हैं क्या आजकल, स्मॉल कैप मिड कैप? देखो, हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं who tend to change the momentum, change the quality momentum, और हमारा उसके अंदर एक हैंड होल्डिंग वहाँ पर रहती है कि ओके ठीक है, वी हैव टू चेंज द मोमेंटम, बट वी हैव टू चेंज द क्वालिटी मोमेंटम। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे नीरज जी, पिछले कुछ एक हफ्तों में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैंगे, चाहे वो मिड कैप आईटी हो या स्मॉल कैप मिड कैप दूसरे सेक्टर्स के हों, जिसकी क्वालिटी बहुत ही डाउटफुल और है, एंड दे बीन मूविंग अराउंड। सो हमारा रोल यही रहता है कि नहीं, लेट्स स्टिक टू द क्वालिटी। अगर कहीं पर थोड़ा सा डेंट भी मिलता है तो एटलीस्ट वी कैन प्ले अ वेट एंड वॉचफुल काइंड ऑफ गेम। जहां तक आईटी की बात रही, अगर आप देखेंगे पिछले 6 से 8 महीने में, आई थिंक जो अच्छे मिड कैप आईटी काउंटर्स हैं, दे हैड बीन स्टिल परफॉर्मिंग वेल एंड दे वर बैक्ड बाय रिजल्ट्स भी उसके आए। जो लार्ज कैप आईटी थे, आई थिंक पिछले 2-3 क्वार्टर में उनके रिजल्ट्स भी काफी चैलेंज भरे आए, बट उसके अंदर जो एक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, उसमें कभी भी डाउट नहीं था। वैल्यूएशंस काफी कंपेलिंग हो गई थी पिछले 5-7 हफ्तों में लार्ज कैप की। एंड अब जैसे ही एक टर्न अराउंड आया है, जैसे इंटरेस्ट रेट का टर्न अराउंड आया, ट्रेजरी यील्ड का टर्न अराउंड आया यूएस में, आई थिंक जो एक शॉर्ट पोजीशंस, काफी शॉर्ट भी बॉल्ड अप हो गई थी आईटी में। तो अभी तो वो एक मोमेंटम है, वो कैचिंग अप मोमेंटम है। वेदर दिस मोमेंटम विल सस्टेन, वेदर इट इज अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म काइंड ऑफ अ चेंज ओवर इफेक्ट, वेदर इट इज अ यू टर्न, आई थिंक वो अभी देखने वाली बात है। बट डेफिनेटली आई थिंक वैल्यूएशन बहुत कंपेलिंग हो गई थी, शॉर्ट्स काफी इनबिल्ट हो गए थे लार्ज कैप आईटी में, and it was bound to happen, and this may carry on for some more time. I think नवंबर सीरीज तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि अभी स्ट्रेंथ वाली ही रहनी चाहिए आईटी के लिए। व्हाट हैपेंस बियॉन्ड दैट देखते हैं, बट मिड कैप आईटी एज सच आई थिंक इज अ स्टोरी जो काफी अनफोल्ड हुई है पिछले 6-8 महीने में, एंड दैट स्टोरी कुड कंटिन्यू, क्योंकि काफी अच्छे प्रोडक्ट है, काफी अच्छी कंपनी है, एंड दे बीन डिलीवरिंग स्टुपेंडस रिजल्ट्स। आईटी, इंडियन आईटी कंपनीज की एक क्रोनोलॉजी देखते, थोड़ा सा ब्रीफली बताते हैं, फिर अनुराग जी आपके पास आते हैं। कोविड के दौरान आईटी स्टॉक्स में बहुत तेज़ी बनी, तो नए नैरेटिव्स बने, वर्क फ्रॉम होम होगा, हो भी रहा था, सही बात है। आईटी के थ्रू बहुत चले, तो डबल ट्रिपल क्वाड्रपल टाइप के स्टॉक हुए। मिड कैप में तो 10 गुना हुए। 22 के मिड में आके रुक गए, क्योंकि कोविड खत्म हो गया था, तो उसके बाद वो स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन स्टॉक के प्राइसेस बहुत करेक्ट नहीं हुए लार्ज कैप में, वो बहुत 5-10% से ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए, वो वहाँ पर रुक गए, वहीं पे खड़े हुए। रिजल्ट कैसा भी आए वो वहीं पे खड़े हुए, कमेंट्री कुछ भी दो आप, वो स्टिक कर गए। मिड कैप की रैली कंटिन्यू थी। आप कुछ एक नाम आप जानते हो कि लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लगातार अभी भी वैसे ही चलते रहे। क्यों हुआ? क्योंकि ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई थी उसमें।
अब इस मोड़ पे जब इंटरेस्ट रेट कटने की बात हो रही है, इन्फ्लेशन कंटेन की बात हो रही है और यूएस से जैसे ये सिग्नल आया तो आपने देखा कि इसी वीक आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली इंडिया में बनी। सारे लार्ज कैप बड़े स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है, मिड कैप तो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे। अनुराग जी, क्या आईटी शेयर में ये जो रैली बन रही है लॉजिकल है, ठीक है और बिल्कुल होनी चाहिए? हाँ देखिए नीरज, रिवाइंड करते हैं हमारे डिस्कशन को, और मैं ये तो अब तकरीबन 1 साल से ही मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन आईटी, और आप बात करते हैं नीरज हमेशा टाइमिंग द मार्केट, राइट, और मैं उसको उसमें ऐड करूंगा टाइमिंग द साइकिल्स। देखिए ये क्लासिक टाइमिंग द मार्केट होता है। इंडिया में एक वैल्यूएशन का एक रिलेटिव वैल्यूएशंस हाई रहते हैं। मैं तभी से कह रहा हूँ, आई थिंक तब इन्फोसिस तकरीबन 1200 पर था, तो आई वाज सेइंग कि देखिए अभी टाइम है, आप पोजीशंस बना लीजिए और फिर समय नहीं मिलेगा, और यू नो दैट इज व्हाट सीम्स टू बी प्लेइंग आउट। तो देखिए नीरज क्या है कि अनसर्टेनिटी इज ऑफ द टेबल, एंड ये टेक्नोलॉजी कंपनीज को इंडियन बिजनेसेस, इंडियन इकोनॉमी से लेना देना नहीं है। दे वर्क ऑन हाउ द यूएस इकोनॉमी परफॉर्म्स एंड देन रिलेटिवली हाउ द यूरोपियन इकोनॉमी परफॉर्म्स। वंस द अस, अब हम लोग बात कर रहे हैं नीरज, हमारी डिबेट हो रही है कि कट्स कब आएंगे, बट सवाल ये नहीं कि कट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, दे विल कम, राइट। तो अगर अनसर्टेनिटी इज ऑफ द टेबल, then these companies have a clear runway. So these companies are betting on US economy. And you know, as they say, don't bet against America as well, right? But they say don't bet against India also. That is also partly true. But तो नीरज यही क्लासिक टाइमिंग होती है कि आपने जब सेक्टर में हेडविंड्स हैं और वो बीटन डाउन वैल्यूएशन है, तभी पोजीशंस बनाने होते हैं नीरज। आई एम फुली कन्विंस्ड जिस किस्म का कैश जनरेशन ये कंपनीज करती हैं, अब आप गोइंग फॉरवर्ड देखें, दे आर ऑलमोस्ट लाइक स्टेपल्स नीरज, जैसे अपने लिवर्स हो गए या यहाँ पर वॉलमार्ट हो गया। आप डिसाइड कर सकते हैं उनको वैल्यूएशंस 15 मल्टीपल देना है कि 25 देना है कि 40 देना है, वो मार्केट का रिलेटिव वैल्यूएशन है। बट इस तरह के स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटर्स नीरज आसानी से क्रिएट नहीं होते हैं। तो आई बिलीव जब भी ये बैड टाइम से गुजरे, इन पे पोजीशंस बना लें। I have focused on the large cap rather than mid cap, small cap, because इसमें big becomes bigger. Like this is also like financials and banking. Big becomes bigger. So Neeraj, I'm more than happy that this is very vindicated stand. This is classic timing that I like to do. This is my style and this is what I like to do. क्या अमेरिका में रिसेशन की संभावना है? नहीं नीरज, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ व्यू। पिछले डिस्कशन में भी था कि रिसेशन विल नॉट कम नीरज, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट मार्केट इतना टाइट है, वो उसको होल्ड करके रखेगा। और स्लाइटेस्ट हिंट पे आप देखिए डेटा मॉनिटर हो रहा है, स्लाइटेस्ट हिंट पे कट्स आ जाएंगे, तो फिर यू नो वी आर क्लासिकली, यू नो वी हैव ऑलमोस्ट अचीव द इम्पॉसिबल व्हिच हिस्ट्री सजेस्टेड दैट इट इज वेरी हार्ड टू अचीव। वो लगता है कि द इकोनॉमी विल स्टे स्ट्रांग नीरज। सुनील जी आपने एक चीज नोटिस की, अनुराग जी अभी हाल फिलहाल में भारत आए थे, करेक्ट, एक दौरे का असर देख लीजिए आप। अभी 2-3 चक्कर लगने के बाद क्या हाल होगा अनुराग जी का आप सोच सकते हैं। ये सिर्फ एक बार विजिट है और जिनसे मिल के गए मुझे पक्का पता है कि एकदम बदल गए अनुराग जी। सुनील जी आने के बाद उनकी सोच अमेरिका के बारे में भी बदल गई। जी हाँ नहीं, सो नीरज जी इस पर एक मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है कि अगर ये इत्तेफाक है तो ये बहुत ही दिलचस्प इत्तेफाक है। तो मैं बस यही कहूंगा, लेकिन ये इत्तेफाक है नहीं, ये बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है। ये मैं तो ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है। अभय जी ये शो सुन रहे होंगे, जब मैं उनको दिखाऊंगा तो वो उनको बहुत मजा आएगा। सुनील जी आपका क्या व्यू है आईटी में, और क्या आप इस थ्योरी को बाई कर रहे हैं कि अब यूएस की समस्याएं खत्म हो गई इसलिए आईटी में तत्काल पोजीशन बना लेनी चाहिए, और अब रेट कब कट होगा ये डिबेट हो सकती है, होना तो तय है, कब होगा चलो जून में नहीं दिसंबर में होगा, तो इसलिए आईटी बाई है? देखिए मैं कहूंगा ना कि अभी मैंने कहा कि वैल्यूएशन के तौर पर बाई है, ग्रोथ ऑफ ईपीएस के ऊपर मैं अभी क्लैरिटी नहीं है। अब ये सोचिए कि वैल्यूएशन क्यों मेरे लिए बाई है, मैं बताता हूं कि पैसिव फ्लोस, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी का माहौल अमेरिका में बदला है कि एक रेट कट का माहौल, एक फ्रीइंग अप ऑफ लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी जरूर इमर्जिंग मार्केट आएगा, और इमर्जिंग मार्केट के अंदर जब आता है, मैंने देखा कि पिछले 3 साल से पैसिव फ्लोस एक्टिव फ्लोस को डोमिनेट कर रहे हैं एज अ पूल।
तो पैसिव फ्लोज जब आते हैं, आईटी एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा है हमारे इंडेक्स में, तो ऑटोमेटिकली वो आईटी का बाइंग सपोर्ट आपको मिलेगा और वैल्यूएशंस बढ़ेगी। तो वो आने वाले दिन के पहले जितना आप आईटी खरीदोगे आपके लिए फायदेमंद होगा, मगर वो एक लेवल, शायद वो समझिए कि प्री कोविड लेवल तक जब वैल्यूएशंस वापस पहुंचते हैं वहां पे एक फ्लैटनिंग होगा, क्योंकि अगला ग्रोथ जो एपीएस में आएगा वो होगा, जैसे अनुराग जी कह रहे हैं कि रिसेशन नहीं आएगी, एक सॉफ्ट लैंडिंग होगा और उसके बाद यूएस में ग्रोथ की वापसी। जब वो ग्रोथ की वापसी दिखे तो सेकंड लेग ऑफ आईटी रैली होगा, क्योंकि ये बिजनेस के ऊपर होगा कि जो अमेरिकन बायर्स है उनके आईटी कंपनीज के, बीएफएसआई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भी सेक्टर, वहां पे वो अपना जो इतने साल से उन्होंने खर्चा नहीं किया आईटी बैकबोन को बदलने में वो खर्चा जो आएगा, बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे, तो वो सेकंड लेग ऑफ रैली होगा। तो मेरे लिए 2 लेग की रैली दिखती है। इसमें खाली एक वार्निंग है कि अगर अनुराग जी गलत निकले और सॉफ्ट लैंड के बगल में एक हार्ड लैंडिंग कभी भी हो जाए, तब शायद आईटी में एक वापस करेक्शन भी आ सकता है। तो ये देख के समझने वाली बात है, ट्रैक करने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनुराग जी गलत है, मगर ऑलवेज एक जो प्रेडिक्शन करते हैं उसमें एक ऑपोजिट व्यू को भी हमें एक डिफेंसिव हेड्स के तौर पर डेफिनेटली करना चाहिए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हम में से कोई भी गलत हो सकता है, वी आर नॉट गॉड। तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग कही सर आपने कि अभी जो रैली चल रही है ये वैल्यूएशन लेड रैली है ना, थोड़ी देर तक चलेगी, लेकिन ये जो मैंने अभी कहा था, जब क्रोनोलॉजी हम देखते तो बहुत गिरे भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि टीसीएस बहुत गिर के 1500 रुपये का आ गया हो, वो वहीं पे 3500, 3200, 3500, तो वैल्यूएशन बहुत चीप नहीं थे। तो ये आपके हिसाब से फिर ये रैली बहुत लंबी नहीं चलेगी, एक स्टेज पे जाकर रुक जाएगी, फिर अगर यूएस में बिजनेस ग्रो किया तो नेक्स्ट लेग आएगा, अदरवाइज फिर हो सकता है वहाँ प्लेटो बने और नीचे भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? वही मैं कह रहा था। ओके, एग्जैक्टली आपने समराइज किया। सो ये आईटी की स्थिति बनने वाली है। एक छोटी सी चीज़ और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ जाते जाते, आईटी के बेस पर जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं, बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स और केफिन और एंजल वन, तमाम सारी कंपनी, एमसीएक्स, इन स्टॉक्स में पंख लग गए हैं एकदम, अनाप शनाप तेजी है इनमें। मैं नहीं जानता हूँ इनके वैल्यूएशन क्या, इनके पीछे क्या लॉजिक होगा। क्या सुनील जी, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कैपिटल मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर 16,000, 17,000, 18,000, 20,000 करोड़ की एसआईपी बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली ये सब चलेंगे ही चलेंगे, क्या ये रीज़न है? ये एक मुख्य कारण है, मगर उसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि डिजिटल पेनिट्रेशन और मोबाइल पेनिट्रेशन जो हो रहा है, और जो ये सब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने बहुत आसान कर दिया मार्केट में घुस के बाहर आने में। हर एक जो प्लेयर होता है यहाँ पे बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है और बहुत सिंपली ये काम चल रहा है। और इसीलिए डिजिटल पेनिट्रेशन, जनधन आधार मोबाइल की जो फॉलो थ्रू है, प्लस मार्केट का अवेयरनेस, इसमें एम्फी का भी म्यूचुअल फंड सही है का कैंपेन जो सबके सामने एक बहुत आसान चीज है, म्यूचुअल फंड, ये एक इन्वेस्टर एजुकेशन जो किया हुआ है, ये सब मिला के। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि कंज्यूमर सरप्लस, पोस्ट कोविड में क्या हुआ कि ओवरऑल एवरेज पर कैपिटा इनकम थोड़ा बढ़ा, मगर मार्जिनल पीपल और मिडिल इनकम, हाई इनकम में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक्चुअल कंज्यूमर सरप्लस इंडिया में मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास के बहुत बढ़ गए, तो पैसा भी हाथ में है और आपने देखा, इसलिए आपको हाई एंड कंजम्पशन में भी आपको उसका असर दिख रहा है, मगर एक पोर्शन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में भी चल रहा है। तो ये 3 फैक्टर है, डिजिटल प्लस मोर इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल, प्लस कैपिटल मार्केट अवेयरनेस एंड डिजायर, वो में ग्रीड भी कह सकते हैं आप, डिजायर टू पार्टिसिपेट इन द कैपिटल मार्केट थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये तीनों का असर आप देख रहे हैं कि ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के ऊपर जो तेजी आई है, ये शायद उसी का कारण है। उनके नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं, अभी भी इस क्वार्टर के अर्निंग्स में भी आप ब्रोकिंग कंपनीज की नंबर्स देखी है, राइट, बहुत बढ़िया, मतलब अनबिलीवेबल नंबर्स भी अच्छा नहीं, बिल्कुल सही। अभी देखिए एक रिसेंट लिस्टिंग हुई प्रोटियन, जो सब्सिडरी एनएससी की है, पहले लोगों को समझ में नहीं आया, एकदम ठंडा रिस्पॉन्स था, उसके बाद वो लिस्टिंग के 3 दिन के अंदर 50% चल चुका है। तो इस तरीके की जो डिजिटल की थीम या नई थीम या उसमें बहुत तेजी है। पंकज जी, आप लोग क्या बाई कर रहे हैं, क्या है सब आपने खरीद लिया क्या, एमसीएक्स इतना चला दिया?
देखो नीरज जी, डेफिनेटली जो हम बातें कर रहे हैं कि जो एक इजी एक्सेस मिल गया है यंगर जनरेशन को, हम जो मे बी जो एक बिटकॉइन जनरेशन थी उसमें भी हो सकता है कि थोड़ा शिफ्ट इक्विटी मार्केट की तरफ, डेरिवेटिव मार्केट की तरफ हो सकता है। बट एनीवे, अगर हम सीरियस नोट पे बात करें, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत एक्सटेंडेड वैल्यूएशन हो गई हैं। पिछले 3-4 महीने में देखे आई थिंक स्क्रिप्ट लाइक बीएससी और एमसीएक्स 70-100% राइज कर गए हैं। सो आई थिंक दीज आर नॉट सस्टेनेबल काइंड ऑफ राइज। और हमने पहले भी देखा है कि कोई भी एक सेक्टर अगर जिसके अंदर एक ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है, मार्केट टेंड्स टू ओवरशूट द वैल्यूएशन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या ये सस्टेन कर पाएगा? आई थिंक मेरे को लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। बट अगर हम ऑन अ मीडियम टू लार्जर प्लेटफॉर्म देखें, ऑन लार्जर टाइम स्केल पे देखें, से समथिंग लाइक अ CDSL और समथिंग लाइक कैम्प्स, अगर आप इसको एक इन्वेस्टमेंट बेसिस पे इवन एट करंट वैल्यूएशन बात करें, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग अगर आप इसको 2 से 4 साल का व्यू लेके चले। क्योंकि जिस तरह से इक्विटी मार्केट में ग्रोथ हो रही है और जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल है वो नजर आ रहा है। एंड आई थिंक इफ वी गेट अ स्टेडी गवर्नमेंट आफ्टर जनरल इलेक्शंस, बहुत लोग अगले 2-4 साल और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मार्केट में दिख सकती है। अभी तो FIs बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं हमारी मार्केट्स को। वंस दे एंटर अवर मार्केट्स, रादर वंस दे री एंटर अवर मार्केट्स, आई थिंक मार्केट में और सीरियस वैल्यूएशन बढ़ सकती हैं। सो टू सम इट अप, मेरे को लगता है कि ये जो पर्टिकुलर ब्रोकिंग इंडस्ट्री रिलेटेड स्टॉक्स होंगे, MCX है, BSE होंगे, शायद ज्यादा रनअप हो गया है पिछले कुछ एक हफ्तों में, थोड़ा सा पॉज इन में आ सकता है। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस आई थिंक दीज स्टॉक्स वुड कंटिन्यू टू गिव डिसेंट रिटर्न्स। बट एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है कि रनअप काफी स्ट्रॉन्ग और काफी फास्ट हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, जो भी चर्चा के दौरान, पूरे शो के दौरान किसी भी स्टॉक का नाम लिया गया तो वो सिर्फ एग्जांपल के लिए गया है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कोई इनिशिएटिव लें। हम लोगों ने सिर्फ इसको इसलिए क्योंकि आपको पॉइंट समझ में आए कि मैं प्रूव क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 इशू हमने डिस्कस किए, IT सेक्टर में क्या हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में जो नया डिक्टेट आया है उससे क्या होगा, और US में क्या हुआ और उससे वजह से हमारे मार्केट में क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। एक इशू जो आगे भी हम लोग चर्चा करें क्योंकि अभी ऑनगोइंग है, कि ये बात सही है जो भी पंकज जी कह रहे हैं, सुनील जी ने भी कही कि इलेक्शन एक बहुत बड़ा ट्रिगर। इलेक्शन सिर्फ इसलिए मत देखिए कि कौन जीता कौन हारा, पॉलिसी कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और रियली वेरी बिग रैली होगी आने वाले समय में, आप देखेंगे उसको हम लोग आगे फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन डेफिनेटली मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर में है, तब जबकि FIIs अभी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाई है लेकिन अभी बहुत दिलचस्पी उनकी इंडियन मार्केट में नहीं है, तब हम इस तरह की रैली दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे बहुत बढ़िया समय आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ध्यान रखिए, एंजॉय करिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।